हेलो स्टूडेंट। मैं आज फिर से आ गया हूँ गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल लेकर। ये न्यूमेरिकल का दूसरा लेक्चर है गॉस थ्योरम का, और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम इसी के बाद के लेक्चर में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज आइए न्यूमेरिकल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 7, ये सभी क्वेश्चंस आईआईटी में आए हुए हैं या उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। A shell made of a conductor having inner radius a, फिगर दिया हुआ है, इसका inner radius a है, this inner radius a and outer radius b and carry charge q. outer radius b और a q चार्ज कैरी कर रहा है। At its center a dipole p as shown in the figure. In this case यहाँ पर एक डायपोल है, डायपोल का सपोज यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है डायपोल का, और ए मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायपोल का डायरेक्शन होगा, डायपोल पी है। तो ए एक शेल है, एक शेल जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। इसके सेंटर पर एक डायपोल रखा हुआ है और इस शेल पर क्यू चार्ज। तो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू दिस। अब देखिए इसमें सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। ए सेल का इनर सरफेस है और ए आउटर सरफेस है। एक कंडक्टिंग है, एक कंडक्टर मेड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में जब भी चार्ज रखेंगे तो वह चार्ज सरफेस पर चला जाता है, अंदर नहीं रहता है। इसलिए जो क्यू चार्ज है ये टोटल चार्ज इसके सरफेस पर होगा, आउटर सरफेस पर होगा। इनर सरफेस पर इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब इसके सेंटर पर माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। प्लस क्यू के कारण इस इनर सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और इस माइनस क्यू के कारण प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, और यह इंड्यूस्ड चार्ज इस चार्ज के इक्वल एंड अपोजिट होगा। माइनस क्यू है तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस्ड होगा, प्लस क्यू है तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अब चूंकि दोनों डायपोल का दोनों चार्ज इक्वल अपोजिट होता है, इसलिए टोटल इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर सरफेस 0 होगा। अब पहला कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसलिए कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पे नजदीक होगा पॉजिटिव चार्ज, वहां निगेटिव इंड्यूस करेगा, जहां निगेटिव चार्ज होगा वहां पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। टोटल इंड्यूस चार्ज 0 होगा, इसलिए इनर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा एंड इक्वल टू दिस, यानी रॉन्ग, दिस नॉट यूनिफॉर्म, इंड्यूस चार्ज नॉट यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ सेल। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, दिस पॉइंट पी है, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पर टोटल चार्ज क्यू है जो बाहरी सरफेस पर है, अंदर में इक्वल अपोजिट दोनों चार्ज है। चूंकि डायपोल का चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी नेट चार्ज 0 है, यानी इस पर टोटल चार्ज क्यू है। और क्यू चार्ज के शेल, क्यू चार्ज, एक किसी सेल को यदि क्यू चार्ज से चार्ज कर दिया जाए तो शेल के बाहर के किसी बिंदु के लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ऐसा मान के चला जाता है कि पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी सरफेस चार्ज electric field outside the cell is same as that of a point charge at the center of cell. This is right, क्योंकि E जब निकालेंगे E, that is total charge Q 4 pi epsilon 0
और बाहर का रेडियस b है, यानी दिस b स्क्वायर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जैसे q चार्ज यदि सेंटर पर हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का इतना के बराबर होगा, यानी दिस राइट बी राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन p। देखिए यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन p, नो, p का जो चार्ज प्लस q था यहाँ चूंकि दैट इज डायपोल, इक्वल अपोजिट चार्ज था जो कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ नेट चार्ज 0 है। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल बाहर वाले चार्ज के कारण, जो भी चार्ज डेंसिटी उस पर है केवल q चार्ज के कारण है, नॉट ड्यू टू डायपोल। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस डिपेंड्स अपॉन p, नो, p पर डिपेंड नहीं करता है, रॉन्ग। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस ऑफ सेल इज 0 एवरीवेयर। नेट तो 0 है क्योंकि इनर सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पर टोटल चार्ज प्लस माइनस यदि जोड़ा जाए तो टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, बट नॉट टोटल चार्ज 0 है, प्लस माइनस 0, लेकिन यहां पर 0 एवरीवेयर, एवरीवेयर नहीं है, नेट चार्ज 0 है इनर सरफेस पर, लेकिन जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां नेगेटिव इंड्यूस चार्ज है, जहां नेगेटिव चार्ज है वहां पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज है। नेट चार्ज इंड्यूस चार्ज 0 है इनर सरफेस पर, लेकिन 0 एवरीवेयर नहीं है, इसलिए दिस आल्सो रॉन्ग, यानी बी राइट आंसर क्वेश्चन 7। मैं आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nuclear charge Ze is non-uniformly distributed within a nucleus of radius r, non-uniformly distributed, non-uniformly distributed मतलब इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। द charge density rho r is dependent only on the radial distance r from the center of the nucleus as in the figure. The electric field is only along the radial direction. अब देखिए इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को देखने से पता चलता है कि यदि इस तरह का न्यूक्लियस है, इस तरह का न्यूक्लियस है, तो सेंटर से ए डिस्टेंस तक डेंसिटी डी है, बिल्कुल समान है। यानी सपोज ए डिस्टेंस तक इसका डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी डी है, बिल्कुल एक समान डेंसिटी है। उसके बाद इसके बाद डेंसिटी धीरे धीरे कमते जाता है, डेंसिटी धीरे धीरे कमते कमते आर डिस्टेंस पर डेंसिटी 0 हो जाता है। यहाँ पर डेंसिटी डी है और यहाँ डेंसिटी 0 है, डेंसिटी कमते जाता है। तो अब कह रहा है इसमें पहला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r इज इक्वल टू r इज, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दिस, यदि चार्ज डेंसिटी यहाँ d है और यहाँ डेंसिटी इस तरह 0 तक चला गया और टोटल न्यूक्लियस पर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज Ze है, Ze टोटल चार्ज, ए और ए मिला के टोटल चार्ज है Ze और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यहाँ कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल एक समान कांस्टेंट डेंसिटी चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कमते जाता है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट
स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालें तो टोटल चार्ज जे डी इस स्फीयर पर है, यह मान के इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर यदि निकालते हैं तो यह एज्यूम करके चल सकते हैं कि टोटल चार्ज इसके सेंटर पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सेंटर से यहाँ तक की दूरी r है, कैपिटल R, चूंकि कैपिटल R इसका रेडियस है, टोटल रेडियस कैपिटल R है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू r, this electric field E is equal to total charge ZE divided by 4 pi epsilon 0 r square. This total charge ZE है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, चूंकि पहला में इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज दिस। अब इस एक्सप्रेशन से हम देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ए, पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। हम देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में ए तो है नहीं, नो ए, यानी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, बाकी तीनों गलत है, यानी दिस इंडिपेंडेंट ऑफ, ये स्वतंत्र है बिल्कुल, यानी पहला आंसर सही। अब फॉर ए इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ डी इज, ए यदि 0 है, ए इनर यदि 0 है तो डेंसिटी डी, वैल्यू ऑफ डी इज इतना इतना इतना, इसमें से डी डेंसिटी क्या होगा। अब देखिए इसमें यदि ए 0 हो जाता है, ए 0 यानी ए यहां जाता है, दिस मीन्स ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट चला जाएगा, और ए डिस्टेंस यदि डी मानते हैं तो डी से ग्राफ स्ट्रेट गया। दिस मीन्स पहले डी यहां माने थे, अब यहां मान लें तो डी से स्ट्रेट, यानी जो ग्राफ शुरू में बता रहा था मेरा कि ए रेडियस के स्फीयर में बिल्कुल चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, डी है। अब ए इक्वल टू 0 मतलब अब कहीं भी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि कमते जा रहा है, धीरे धीरे घटते घटते 0 तक चला जाता है। ओके, अब मान लीजिए किसी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी है y, सेंटर से x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर y। अब x डिस्टेंस पर यदि चार्ज डेंसिटी y है, यानी दिस y, और यहां से यहां तक का दूरी r माइनस एक्स, x डिस्टेंस पर यदि डेंसिटी y है, y डेंसिटी है, तो दिस डेंसिटी, और तो यहाँ r माइनस एक्स लिख सकते हैं, दिस इज, यहां लिख सकते हैं y बाई दिस अपॉन r बाई एक्स, r माइनस एक्स इज इक्वल टू d बाई r, d बाई r, यानी यदि ये थीटा है तो दिस इज tan थीटा, सपोज tan थीटा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ इस इक्वेशन से हम y इज इक्वल टू लिख सकते हैं dr डिवाइडेड बाई r, दिस इंटू दिस, माइनस d बाई r x, आर आर कैंसिल, यानी इसको लिखा जा सकता है दिस इज y प्लस डी बाई आर एक्स, डी बाई आर एक्स इज इक्वल टू डी।
जहां y इस y एक्सिस क्या डेंसिटी के लिए, डेंसिटी x है न्यूक्लियस से दूरी के लिए। तो एक रिलेशन हमको मिल गया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और डेंसिटी के बीच, और d है मैक्सिमम डेंसिटी जो d पर है, 0 पर है। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि A0 द वैल्यू ऑफ d इज, d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू क्या होगा, दिस। ओके, अब देखिए d का वैल्यू दिस डेंसिटी इज इक्वल टू दिस। अब एक जूम कर लीजिए, ये जूम करते हैं कि सेंटर से x डिस्टेंस पर एक सेल हम लेते हैं, इस सेल एज्यूम्ड सेल का रेडियस x है और सपोज इसका थिकनेस dx है, सपोज दिस इज थिकनेस, वह यह थिकनेस dx है, यह dx। अब इस जो हम एक सेल एज्यूम किए जिसका रेडियस x है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर और इसकी मोटाई से गुना करें dx, तो टोटल इसका मटेरियल हो गया, इस शेल का मटेरियल। अब इस मटेरियल में x डिस्टेंस पर हम देख रहे हैं, x डिस्टेंस पर डेंसिटी y है, चार्ज डेंसिटी y है। तो टोटल चार्ज यदि निकालना हो तो दिस y इज इक्वल टू d माइनस d बाई आर एक्स, दिस, यानी दिस इंटू ए वॉल्यूम हो गया, ये एज्यूम्ड जो शेल है इसका वॉल्यूम हो गया, और इसमें y चार्ज डेंसिटी से यदि गुना कर दें तो ये टोटल चार्ज हो गया dq, इस सेल पर टोटल चार्ज हो गया। अब इसको लिखा जा सकता है, दिस इज 4 पाई एक्स स्क्वायर, y के बदला y d माइनस दिस, d माइनस d बाई आर एक्स आई इंटू डी एक्स। यानी इसको लिख सकते हैं, दिस इज 4 पाई एक्स स्क्वायर डी, यानी 4 पाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस माइनस 4 पाई डी बाई आर, 4 पाई डी बाई आर एक्स 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 क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसको यदि हम इंटीग्रेट कर दें, यदि हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू आर, एक्स का वैल्यू 0 से आर तक जाएगा, फ्रॉम 0 टू आर यदि इसे इंटीग्रेट कर दें तो टोटल चार्ज इस सेल पर कितना है वो निकल जाएगा। तो इस सेल का टोटल चार्ज निकल जाएगा। ओके, तो दिस Q स्फीयर का टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू दिस। अब Q कैलकुलेट करें, Q इज इक्वल टू 4 पाई डी एक्स क्यू बाई, यानी 4 पाई डी एक्स क्यू बाई 3 0 टू आर माइनस 4 पाई डी आर x4 डिवाइडेड बाई 4 0 टू आर। अब यहां पे r का वैल्यू यदि पुट करें तो दिस इज 4 पाई डी आर क्यू
डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस 4 पाई आर कैंसिल होगा, एक 4 पाई डी आर क्यू डिवाइडेड बाई 4 दिस वन। यानी इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो दिस इज 12 1 3 यानी 4 पाई डी आर क्यू। ये हो गया टोटल चार्ज, दिस टोटल चार्ज ऑन स्फीयर। अब कह क्या रहा है कि द वैल्यू ऑफ डी इज ए इज इक्वल टू जो वैल्यू इज डी का वैल्यू क्या है, डी मतलब डेंसिटी, टोटल डी। अब देखिए इसमें टोटल चार्ज, अब गॉस थ्योरम हम लगाते हैं, यदि गॉस थ्योरम यहाँ पे गॉस थ्योरम यदि लगाते हैं तो इसका टोटल चार्ज इतना है, यानी दिस इज ओके क्यू बाई टी ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, दिस इज आर स्क्वायर। देखिए टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मान लीजिए कि ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल सरफेस एरिया से गुना करते हैं तो टोटल फ्लक्स निकलता है, दिस फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। अब दिस इज इक्वल टू क्यू टोटल चार्ज 4 पाई डी आर क्यू डिवाइडेड बाई 12 आर क्यू, दिस क्यू एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई कैंसिल, फोर पाई कैंसिल, दिस आर स्क्वायर यहाँ क्यू कैंसिल, यानी ऊपर डी आर हो जाएगा और नीचे 12, दिस इज डी आर डिवाइडेड बाई 12 एप्सिलॉन 0। अब ई लेके, ई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ई दिस इज क्यू बाई क्यू यानी टोटल चार्ज क्यू यानी जेड ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर दिस। अब इस दोनों को हम तुलना करेंगे तो दिस इज डी इज इक्वल टू जेड ई 12 एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर क्यू, दिस आर क्यू। अब एप्सिलॉन 0 कैंसिल, 4 पाई 4 तिहाई 12 3 कैंसिल, यानी दिस इज 3 जेड ई डिवाइडेड बाई पाई आर क्यू। थोड़ा सा लेंदी है समझने का, लेकिन एक बार समझ जाने के बाद फिर तो 3 जेड ई बाई पाई आर क्यू, 3 जेड ई पाई आर क्यू, दिस राइट आंसर। बाकी नहीं होगा, 3 में से राइट आंसर चूज करना था। ओके तो देखिए इसको निकालें कैसे। एक्चुअली कह रहा है कि आर यदि आर हो जाए, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट नो, ए इज इक्वल टू 0, यानी जो कांस्टेंट डी था वो 0 हो गया, यानी यहाँ से लगातार बढ़ते हुए डेंसिटी, घटते हुए डेंसिटी यहाँ तक गया, लगातार घटते हुए डेंसिटी यहाँ तक गया।
तो पहले हम एक रिलेशन निकालते हैं डेंसिटी और सेंटर से दूरी के बीच। तो सेंटर से दूरी x और डेंसिटी y, तो y बाई आर एक्स इज इक्वल टू डी बाई आर, y बाई आर एक्स डी बाई आर, इस दोनों को इक्वेट करते हैं तो y और x के बीच एक रिलेशन मिलता है हमें। अब एक हम सेल एज्यूम करते हैं, सेल जो x रेडियस का है जिसका थिकनेस dx है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटू वाई, वाई से वाई दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी दैट इज इस रिलेशन से हम y के बदले इसको पुट अप कर सकते हैं। दिस इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल q निकल जाएगा, पूरे स्फीयर का टोटल q, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज यहाँ पे 4 पाई एक्सटेंड दिस, टोटल चार्ज को हम E कैलकुलेट किए हैं। अब E चूंकि हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू, दोनों को इक्वेट किए हैं तो D का हमें वैल्यू मिला, D का वैल्यू इज इक्वल टू 3ZE बाई पाई आर क्यू, दिस, तो दिस वन इज आंसर। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी इक्वेट करना पड़ता है। चलिए इसके बाद इसका तीसरा ऑप्शन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, दिस इम्प्लाइज, देखिए इसमें ये सिमिलर टू जैसे पृथ्वी के केस में हम लेते हैं, पृथ्वी का जब ग्रेविटी निकालते हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि डेंसिटी, मटेरियल का डेंसिटी हर जगह एक समान है। तो जैसे यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो इसमें, और सपोज इस स्फीयर का रेडियस है r, तो इसका ग्राफ पहले भी हम लोग देखा था कि इस तरह का ग्राफ, मान लीजिए r है रेडियस, तो यहाँ से डिस्टेंस r के प्रोपोर्शनल चलता है पहले इसका पोटेंशियल, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, यानी इस यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू R होता है, स्मॉल r, और यहाँ से E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये तब होता है जब इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफॉर्मली इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, एक केवल तभी होगा जब इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक समान चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, केवल तभी लीनियरली ये होगा। तो दिस अब डिपेंड, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई ए करता है, यहाँ पर ए जो कांस्टेंट था, यहाँ पर ए क्या था, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, ए यदि आर के बराबर हो जाए, इसका मतलब पूरे आर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू आर इज आंसर। ओके, तो जब तक पूरा का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक ए लीनियर डिपेंड नहीं करेगा इसके डिस्टेंस पर। तो ये हम लोगों ने देखा कि चार्ज के कारण किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड large plane sheets of S1 and S2 having charge densities sigma 2, where sigma 1 is greater than sigma 2, are placed at a distance d parallel to each other। देखिए दो शीट है, दो शीट S1 S2, दो शीट है, एक को S1 मान लीजिए और दूसरे सीट को S2 मान लीजिए, दो सीट है, इनफॉर्मली चार सीट है, प्लेन सीट
S1 S2 having charge density sigma 1 sigma 2. Suppose this is, इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2. इसमें कह रहा है सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2. अब at an angle 45 degree, ठीक है, a charge Q0 is moved along a line of length. एक Q0 चार्ज है, इसके बीच में एक चार्ज है Q0 और Q0 मूव कर रहा है 45 डिग्री एंगल पर. 45 डिग्री एंगल पर मूव कर रहा है. नॉर्मल टू S1 के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर हम करें तो इससे 45 डिग्री एंगल पर मूव कर रहा है Q0 चार्ज. तो कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो और टोटल लेंथ A तक मूव करता है, टोटल लेंथ A तक मूव करता है, तो वर्क डन निकालना है. चलिए अब देखिए, इस दोनों शीट के किसी भी बिंदु पर, इस दोनों शीट के, इस शीट के नजदीक मान लीजिए एक पॉइंट P है, तो सिग्मा 1 के कारण, शीट S1 के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 एप्सिलॉन 0. और इस S2 के कारण, चूंकि पॉजिटिव है दोनों, तो S2 के कारण इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0. लेकिन कह रहा है सिग्मा 1 बड़ा है, यानी यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा, यानी रिजल्टेंट E will be E1 सिग्मा 1 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0. यानी रिजल्टेंट E S1 से S2 की तरफ होगा. दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, देखिए एक चीज है, जब भी हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन में F डॉट S लिखते हैं. S जहां डिस्प्लेसमेंट है, F जहां फोर्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स को निकालते हैं, या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को जब गुना करते हैं तब वर्क डन का मैग्नीट्यूड मिलता है. तो यहां पर F या तो S के डायरेक्शन में होगा या S F के डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट A 45 डिग्री एंगल बना रहा है, जबकि E इस डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच जो वर्क होगा, वर्क Q0 पर टोटल फोर्स हो जाएगा Q0E. दिस Q0E फोर्स होगा F, और डिस्प्लेसमेंट A डॉट A डिस्प्लेसमेंट. अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो cos 45 डिग्री है. दिस इज Q0E A cos 45. This work done is equal to Q0E A divided by under root 2 cos 45. यानी टोटल वर्क डन Q0E A डिवाइडेड बाई रूट 2. यही वर्क डन निकालना था. चलिए ओके, यानी टोटल वर्क डन इसमें Q0E A डिवाइडेड बाई रूट 2. क्लियर हो गया. ये दो सीट था, दोनों सीट का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2, दोनों पॉजिटिव था, सिग्मा 1 बड़ा था, सिग्मा 2 कम था. अब यहाँ इस दोनों शीट के किसी भी बिंदु पर, बीच में किसी बिंदु पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो E1 इसके कारण E1 इस तरफ होगा सिग्मा 1, और सिग्मा 2 के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन 0, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस यानी Q0 चार्ज पर लगता हुआ फोर्स Q0E, और फोर्स और
डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री यानी cos 45 दिस टोटल वर्क डन निकलता है। चलिए नेक्स्ट, ये पॉइंट चार्ज Q for a cuboid lies in a region with electric field E is equal to this। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, this E is equal to 2x square I 4yj प्लस 6k, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूबॉइड रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूबॉइड रखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूबॉइड इज दिस, तो n का वैल्यू निकलना है। देखिए इसमें एक फिगर भी क्वेश्चन में है, फिगर छूट गया है, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर इस प्रकार है, दिस x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस z एक्सिस। अब क्यूबॉइड कुछ इस तरह का है, दिस दिस वन। चलिए ओके 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 ओके। ये देखिए इस तरह का थोड़ा सा फिगर मैनेज कर लीजिए, ये इस तरह का फिगर है क्यूबॉइड का, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर 1 0 0, दिस वाई एक्सिस पर दिस लेंथ है 0 2 0 और जेड एक्सिस पर है 0 0 3। अब कह रहा है इसमें यह क्यूबॉइड रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यह क्यूबॉइड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूबॉइड इज कितना है, n एप्सिलॉन 0 कूलम्ब, तो n का वैल्यू क्या है। चलिए अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में x एक्सिस यानी वाई जेड के पैरेलल, वाई जेड प्लेन के पैरेलल ए बी सी डी ई एफ जी एच
देखिए इसमें दो प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, एक सी डी ए बी और एक प्लेन ए होगा। अब दोनों में देखें, एट एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स एक्सिस पर एट एक्स इजिकल टू जीरो प्लेन है जी एच ई एफ। इसमें एक्स इजिकल टू जीरो, ई इजिकल टू -4yj प्लस 6k। अब x इजिकल टू जीरो पर x डायरेक्शन में जो एरिया का, इस एरिया का डायरेक्शन x डायरेक्शन में, दैट इज आई डॉट ई, और इसको आई डॉट से कर दें। अब देखें इस ई को हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हम निकालना चाहते हैं, ताकि हम यह जानकारी ले सकें कि कितना फ्लक्स इस बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहा है। टोटल फ्लक्स जो इस बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहा है, दैट विल बी इक्वल टू इसके अंदर जो चार्ज होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो के। तो इसलिए फ्लक्स हमें निकालना है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्लेन के डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर कितना है, तो दिस यानी जीरो है। यानी टोटल फ्लक्स GHEF से जो बाहर की ओर निकल रहा है वह जीरो है। अब इसी तरह एट x इजिकल टू 1 पर कैलकुलेट करें, 1 पर, तो यहाँ x इजिकल टू 1 यदि यहाँ रखें तो E विल बी 2i माइनस 4yj प्लस 6k, और इसको डॉट कर देंगे आई से डॉट करेंगे ताकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम निकाल सकें इसका। तो दिस ई डॉट करेंगे तो ई एक्स निकलेगा, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, दिस इज 2 2 2 2। अब बाकी सब जीरो हो जाएगा। ई एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 2 होगा। अब इसका एरिया देखें, यहाँ ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 3 दूना 6 स्क्वायर फीट, 6 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। यानी टोटल 5 इन एक्स डायरेक्शन, टोटल ई एक्स टोटल, दिस विल बी 3 दूना 6 और दूना 12, 12। यानी एक्स डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टोटल फ्लक्स कहेंगे, टोटल फ्लक्स, दिस विल बी दिस, यानी इसको कह सकते हैं 5x। अब इसी तरह y डायरेक्शन में निकालेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू 0 यदि करें तो दिस E इज इक्वल टू 2x स्क्वायर i माइनस प्लस 6k। अब इसको j से हम डॉट कर दें, चूंकि हमें इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर लेना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस भी आई जेड के जेड, यानी दिस इज 0। तो वाई जेड डायरेक्शन में इस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है फ्लक्स, दैट इज 0। इसी तरह y इज इक्वल टू 2 पर यदि हम करें तो दिस इज E इज इक्वल टू 2x स्क्वायर i माइनस 8j प्लस 6k एंड दिस इंटू j। तो दिस इज j यानी -8, टोटल -8।
अब -8, अब हम देखेंगे कि कितना फ्लक्स इससे बाहर की ओर निकल रहा है या अंदर जा रहा है। तो यह 1 एक्स एक्सिस, ये आर्म 1 एंड दिस आर्म विल बी 3, तो 1 गुने 3, 1 गुने 3 यानी 3, तो दिस 3, टोटल 5 निकालेंगे तब 5y इज इक्वल टू 8 3 24, तो 5x 12, 5y 24। अब इसी तरह 5z निकालें हम, z इज इक्वल टू 0 पर और z इज इक्वल टू 3 पर। अब चूंकि z के वैल्यू से इंडिपेंडेंट है दिस, यानी e इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 2x² i माइनस 4yj प्लस 6k और ए डॉट के। चूंकि z का वैल्यू है नहीं कि रखे हैं, तो z के दिस इज 6। अब देखिए इसमें 6 इधर भी होगा 6 और 6 इधर भी होगा, दोनों तरफ 6 निकल रहा है। तो दिस इज, इसका एरिया यदि निकाला जाए तो 1 और 2 यानी 2 एरिया हो गया, यानी 6 दूना 12 और 6 दूना 12। दिस मीन्स 5z इज इक्वल टू 24। चूंकि 12 12 दोनों, तो इधर से 12 निकल रहा है, उधर से 12 निकल रहा है, तो z इज इक्वल 24। अब टोटल फ्लक्स यदि हम ऐड करें तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 24 प्लस 24, यानी दिस इज 12। अब टोटल फ्लक्स है 12। अब किसी बॉडी के बाहर में जो फ्लक्स होता है दैट इज फ्लक्स फाई, टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे फ्लक्स है 12। अब यहाँ दे रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूबॉइड। अब ए चार्ज जो है, चार्ज दिस Q इज इक्वल टू n एप्सिलॉन 0 बाई एप्सिलॉन 0, Q के बदला n एप्सिलॉन 0, यानी दिस इज 12 एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, यानी n इज इक्वल टू 12, यानी n इज इक्वल टू 12 आंसर। ओके, जरा सा लेंदी है लेकिन पहली बार, फिर जब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो काफी इजी लगने लगेगा। अब नेक्स्ट देखें इसका, A point charge Q is placed just outside a hemispherical surface of radius r, which are the correct। देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये फ्रिक्वेंटली आईआईटी में आता है और इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। एक क्यूबिकल कोन में, एक इस तरह का यदि कोन हो क्यूबिकल, इस तरह का क्यूबिकल कोन है और सपोज ये सेंटर है और ये एंगल प्लेनर एंगल 2 डायमेंशनल एंगल यदि थीटा हो, 2 डायमेंशनल एंगल ये थीटा हो, तो इस कोन का सॉलिड एंगल निकालने का जो कैलकुलेशन होता है, सॉलिड एंगल, दिस इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, और इसमें चूंकि मैथमेटिक्स के डेप्थ में नहीं जाना है, मैथमेटिक्स फिजिक्स चूंकि पढ़ रहे हैं आप, तो आप इसको याद रखेंगे, काफ़ी उपयोगी है कि एक इस तरह का कोन है और कोन में यदि 2 डायमेंशनल एंगल इसका यदि थीटा है यहाँ, तो इसका जो सॉलिड एंगल होगा, जो कोन बनाएगा यहाँ पर सॉलिड एंगल विल बी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
चलिए, ये यदि कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन बनाना आसान है। अब देखते हैं इसको। देखिए, इसमें कह रहा है कि ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड ए हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, यानी एक इस तरह का हेमिस्फेरिकल सरफेस है। सपोज दिस O हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसके टॉप पर आउटसाइड द सरफेस एक चार्ज Q रखा हुआ है, दिस Q चार्ज। टॉप पर आउटसाइड द सरफेस एक चार्ज Q रखा है। अब कह रहा है प्लस Q, सॉरी दिस प्लस Q दिया है चार्ज, प्लस जो रेडियस r है इसका, यानी दिस रेडियस इज r, और यहां से जो मिलाएंगे ये भी r, दिस r। अब कह रहा है बीच आर करेक्ट, इस चार में से करेक्ट कौन सा है? इस चार में से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस इज दिस, टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस इज दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट, एंड द सर्कमफेरेंस। ये चारों को चेक करना है हमें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए, इसमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सॉरी ये चार्ज है, चार्ज से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ये फ्लक्स चारों तरफ ऊपर भी जाएगा, इस तरफ चारों तरफ जाएगा। अब फ्लक्स जो इस कर्व सरफेस को क्रॉस करेगा, जो इस कर्व सरफेस को क्रॉस करेगा, वह इस फ्लैट सरफेस से होकर निश्चित रूप से गुजरेगा। वह सभी फ्लक्स इससे, ये आउटसाइड में है, अंदर में नहीं है, आउटसाइड है, लेकिन इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा और जो इस कर्व सरफेस को क्रॉस करेगा, कर्व सरफेस 3 डायमेंशन है कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस को क्रॉस करेगा, वह इस बेस से यानी एक डिस्क होगा r रेडियस का, इससे होकर जरूर निकलेगा। अब एज्यूम कीजिए कि यह एक कोन है, एक कोन है, दिस इस तरह का कोन है, और यहाँ का एंगल थीटा है सपोज। अब देखिए, चूंकि हेमिस्फीयर है और ए रेडियस ए दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ का एंगल दिस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। दिस एंगल दिस tan थीटा इज इक्वल टू r by r, यानी 1 एंगल 45। अब जब थीटा हमें पता है तो हम इसका सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं, इसका सॉलिड एंगल, इस कोन का सॉलिड एंगल, हेमिस्फीयर के अंदर जो कोन बना उसका सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। तो दिस सॉलिड एंगल विल बी 2 पाई 1 माइनस cos 45, दिस इज 2 पाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2। यह सॉलिड एंगल इसका होगा। अब इसमें हमने दो चीज देखा, पहला कि ऑल lines of electric flux, EF line, all lines of EF crossing the curved surface of hemisphere will
be equal to the all lines, hemisphere will also pass through the flat surface of hemisphere. देखिए पहला बिंदु यह कि जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड जो चार्ज रखा हुआ है इसे जो पार करेंगे, ये कर्व सरफेस से जितने पार करेंगे वो सभी के सभी इस फ्लैट सरफेस से भी पार करेंगे। यानी हम केवल यह निकाल लें कि फ्लैट सरफेस के थ्रू कितना है, वही उतना ही फ्लक्स इस कर्व सरफेस का होगा। दूसरा यह कि यदि यहाँ का 2 डायमेंशनल एंगल यदि थीटा है तो इसका सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला है जिससे हम निकाल लेते हैं। अब यह चार्ज प्लस क्यू चार्ज जो है, प्लस क्यू चार्ज ए 4 डायमेंशनल 3 डायमेंशनली चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोड़ रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोड़ रहा है, और 4 डायमेंशन में टोटल एंगल इसका टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन है। अब हम जानते हैं कि क्यू चार्ज जो फ्लक्स छोड़ेगा, टोटल फ्लक्स दिस विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, यानी जितना चार्ज होगा अंदर में और प्लस। अब इतना फ्लक्स चारों तरफ छोड़ रहा है, यानी चारों तरफ, यानी कितना एंगल में, तो दिस 4 पाई स्टेरेडियन एंगल में, 4 पाई स्टेरेडियन एंगल में इतना चार्ज छोड़ रहा है, ये फ्लक्स छोड़ रहा है। तो इस स्टेरेडियन में कितना छोड़ेगा, इतना सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स आएगा, दिस विल बी 2 पाई 1 बाई दिस अंडर रूट 2। अब पाई पाई कैंसिल 2, यानी दिस इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, और दिस 1 माइनस अंडर रूट 2। ये टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स जो इस कर्व लाइन को क्रॉस कर रहा है और इस फ्लैट को भी क्रॉस कर रहा है। अब हम देखें इसमें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस इज दिस, नो, कर्व सरफेस के को पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल फ्लक्स क्यू बाई दिस है, यानी कैंसिल दिस, रॉन्ग। टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस इज दिस, कर्व और फ्लैट सरफेस, कर्व और फ्लैट सरफेस, जितना कर्व से गुजरता है उतना ही फ्लैट से गुजरता है, तो कर्व एंड फ्लैट सरफेस से भी इतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ये भी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट। अब देखिए कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्लैट सरफेस के नॉर्मल कांस्टेंट। अब यहां देखिए ए आर डिस्टेंस है यहां से यहां का, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं E इज इक्वल टू तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। अब ये आर पर डिपेंड करता है, चूंकि यहाँ पर दूरी ज़्यादा हो जाएगा यानी E कम हो जाएगा, यहाँ भी E कम हो जाएगा, यहाँ E ज़्यादा रहेगा, तो निश्चित रूप से इसका जो नॉर्मल होगा इस फ्लैट सरफेस पर, नॉर्मल E ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट, नो, दिस ऑल्सो रॉन्ग। द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। अब देखिए इसका सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस इस चार्ज से बराबर है, चारों तरफ बराबर है, और जब पोटेंशियल हम निकालते हैं V इज इक्वल टू चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, आर चूंकि बराबर है, चारों तरफ से बराबर है, आर सपोज स्मॉल आर, ए
इस सर्कमफेरेंस के हर बिंदु इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल एक समान होगा, यानी इक्विपोटेंशियल होगा। यानी द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, दिस राइट, एक राइट। तो इसमें मुख्य चीज ये है कि जितना फ्लक्स इस कर्व सरफेस को पार करेगा, टोटल फ्लक्स इससे भी गुजरेगा, फ्लैट सरफेस से भी गुजरेगा। दूसरा यह कि हमने इसमें एक कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रखना है, जिसमें किसी कोण का यदि यहाँ पे थीटा एंगल दिया हुआ हो तो सॉलिड एंगल हम किस तरह निकालते हैं, कोण का सॉलिड एंगल किस तरह निकालते हैं। चलिए ओके, मिटा दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज दिस, यहाँ देखिए, एन इन्फिनिटली लॉन्ग thin non-conducting wire is parallel to z axis and carries a uniform line charge density lambda. It passes a thin non-conducting spherical shell of radius r in such a way that the arc PQ subtend an angle 120 degree at the center O of the spherical shell. Which one is true? देखिए इसमें एक इन्फिनिटली लॉन्ग एक वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, और यह जेड एक्सिस के पैरेलल है। दिस जेड एक्सिस के, सपोज दिस जेड एक्सिस के पैरेलल है। यह एक स्फीयर को स्पर्श करता है, परसेस thin non-conducting spherical shell of radius r। अब एक सपोज इस तरह का स्फेरिकल सेल है, इसको पर्स करता है स्फेरिकल सेल को, और इस तरह करता है कि यह जो आर्क बनता है, आर्क पी क्यू, सपोज दिस पी एंड दिस क्यू, और इसका सेंटर ए है, और इस पर एक 120 डिग्री एंगल बनता है। ये एंगल 120 डिग्री बनता है। 120 डिग्री एंगल आर्क पर बनता है, ठीक, ओके। अब कह रहा है विच आर ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। अब देखिए इसमें ये वायर है, इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर इस वायर का लंबाई पहले निकालते हैं, और इस लंबाई को यदि हम चार्ज डेंसिटी से गुना कर दें तो इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, इनसाइड है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी इस स्फीयरिकल सेल का रेडियस r, दिस 60 डिग्री, आधा यदि लें तो 60 डिग्री, यानी ये जो लंबाई है, ये वायर का लंबाई, ये हम निकालना चाहेंगे तो दिस 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी sin 60 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी इसको P यदि हम K कर लें तो लिख सकते हैं sin 60 इज इक्वल टू QK डिवाइडेड बाई R, QK डिवाइडेड बाई R, sin 60 इज इक्वल टू, ओके, यानी QK इज इक्वल टू R sin 60 यानी √3/2 QK। अब देखिए
यहां से यहां तक का दूरी r√3/2, यानी सेम डिस्टेंस यहां भी होगा, यानी टोटल p से q का दूरी यदि हम निकालें, p से q का दूरी यदि निकालें तो दिस विल बी √3r, ये दूरी हो गया। अब इस लंबाई पर टोटल चार्ज यदि निकालें तो लैम्डा है ये, इसलिए Q विल बी √3r इंटू लैम्डा, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। ये टोटल चार्ज इस स्फीयर के अंदर जो वायर है उस पर टोटल चार्ज है। अब देखिए आते हैं ऑप्शन पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज दिस। अब इस सेल के अंदर चार्ज है टोटल इतना, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी सेल के बाहर निकलेगा वो अंदर के चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दिस इज √3r लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। अब इसमें कह रहा है √3 लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, यानी ये करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल। देखिए सरफेस ऑफ सेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम निकालते हैं तो पैरेलल जो वायर है, चार्ज वायर, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, दिस वे होगा, दिस वे होगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, और अलोंग द वायर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। किसी भी इनफॉर्मली चार्ज वायर के कारण उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस वायर के परपेंडिकुलर होता है और उस वायर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि जेड कंपोनेंट मतलब अलोंग द वायर, जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल। यस, इसके अलोंग, इसके प्रत्येक सेल पर 0 होगा, जेड कंपोनेंट 0 होगा, ये भी राइट। द E through the shell is this, the E electric field through the shell, इस सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर बिंदु पर बदलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक मिनट सॉरी, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में इस तरह का वायर यदि इनफाइनाइट लॉन्ग है और इसके ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, याद कीजिए लैम्डा यदि ये है तो E इज इक्वल टू हम लिखते हैं के लैम्डा दिस, ओके ऐसा करते हैं। इस तरह का हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं जिसका दूरी L है, यानी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड L लैम्डा, और यहाँ पर यदि E है दिस E पॉइंट तो 2 पाई A इंटू L कैंसिल, यानी E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई A एप्सिलॉन 0 दिस। तो दिस इज 2 पाई A एप्सिलॉन 0, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण किसी पॉइंट P पर, जबकि A यहाँ पे दूरी है, इससे दूरी A। तो इस तरह
2 पाई ए, ओके 2 पाई ए, और ये हाँ, यानी यहाँ से दूरी कुछ और होगा, यहाँ से दूरी कुछ और होगा, यानी सरफेस पर कभी भी ये कह रहा है कि ई थ्रू द शेल विल बी दिस, नो, ई अलग अलग होगा, हर बिंदु के लिए अलग होगा। ई इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स, ई इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स। ई कह रहा है कि ई हमेशा इस सरफेस के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, नो, अलग अलग होगा, देख रहे हैं डायरेक्शन, नॉट नॉर्मल। नॉर्मल केवल यहाँ पे नॉर्मल है, बाकी जगह नॉर्मल नहीं है, यानी डी भी कैंसिल, यानी राइट आंसर ए एंड बी ओनली। चलिए लास्ट, a charged cell of radius r carries a total charge q, given phi as flux of electric field through the closed cylindrical surface, height h, radius r। देखिए इसमें ऐसा है कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस है r। अब एक सिलेंडर है, सिलेंडर को इस तरह से रखा जाता है, सिलेंडर को इस तरह से रखा जाता है कि ये पूरे इसको सिलेंडर को कवर करे और सिलेंडर का सेंटर और इसका सेंटर दोनों बराबर हो और इस सेंटर के दोनों तरफ जो सिलेंडर का लंबाई हो एक समान, यही कह रहा है इसमें। तो कह रहा है विच आर द करेक्ट, तो पहले ऑप्शन से ही चलते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। टोटल चार्ज शेल पर है Q, इस पर टोटल चार्ज है Q, टोटल चार्ज दिस, रेडियस है R और सिलेंडर का हाइट है H और सिलेंडर का रेडियस है R, स्मॉल r। चलिए पहला है ऑप्शन कि जब H बड़ा हो 2R से, देखिए H ग्रेटर देन 2R एंड स्मॉल r इज इक्वल टू 3r/5, तो phi इज इक्वल टू Q/5ε0। देखिए H इज इक्वल टू 2R, यानी जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट इस 2R से बड़ा है, यानी सिलेंडर ऊपर भी निकला रहेगा, नीचे भी निकला रहेगा। चलिए दूसरा कह रहा है कि सिलेंडर का रेडियस 3r/5 है, यानी सिलेंडर का रेडियस 2R से कम है, 2R से R से भी कम है, सिलेंडर का रेडियस R से कम है, यानी यह सिलेंडर इस स्फीयर के अंदर जाएगा। यानी सपोज सिलेंडर इस तरह का है, इस तरह का सिलेंडर है, इस तरह के सिलेंडर में हम देख रहे हैं कि स्फीयर का केवल ए पार्ट और ए पार्ट अंदर है, बाकी ए पार्ट बाहर है, सिलेंडर के बाहर। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, दिस इसको भी थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दीजिए, दिस, चूंकि अब देखिए यहाँ पे यदि इस तरह हम मिलाते हैं तो ये भी रेडियस r है, दिस ऑल्सो रेडियस r, और यहाँ से ए रेडियस है स्मॉल r, स्मॉल r, जबकि स्मॉल r इज इक्वल टू 3r/5, 3r/5। अब इसको मान ले कि कोण है, एक कोण है, तो यहाँ का जो थीटा है, एंगल थीटा, दिस विल बी
साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी 3r/5 और नीचे r यानी 3/5 साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका कॉस थीटा निकाले तो 4/5। अब हम जानते हैं कि ये एंगल यदि दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है तो इसका सॉलिड एंगल यानी दिस इज इक्वल टू 2π1 माइनस कॉस थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, यानी दिस इज 2π इंटू 1 माइनस 4/5, यानी दिस इज 1/5, तो 2π/5 ये सॉलिड एंगल हो गया। अब चूंकि दोनों तरफ कोण बनेगा, इधर भी कोण बनेगा, दिस एंड दिस दोनों तरफ कोण बनेगा, इसलिए दोनों को सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल, टोटल दिस विल बी 2 से गुना करेंगे 4π/5 होगा। अब देखिए 4π सॉलिड एंगल में, पूरा 4π सॉलिड एंगल में टोटल जो फ्लक्स निकलता है वह Q, टोटल चार्ज Q/ε0 के बराबर होता है। कितना? 4π सॉलिड एंगल। तो 4π/5 सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स निकलेगा? तो 4π कैंसिल, दिस इज Q/5ε0, यानी टोटल फ्लक्स Q/5ε0 निकलेगा। अब देखिए यह जो पार्ट है स्फीयर का, चूंकि इसमें कह रहा है कि यहां देखिए गिवन phi as the flux of electric field through the closed cylindrical surface, यानी सिलेंड्रिकल सरफेस से निकलता हुआ फ्लक्स हमें phi निकालना है, सिलेंड्रिकल सरफेस से निकलता हुआ। अब चूंकि ए सरफेस सिलेंडर के बाहर हो गया, यानी चार्ज सिलेंडर के बाहर है, सिलेंडर के अंदर चार्ज केवल इतना है और इतना है, और इस दोनों का सॉलिड एंगल हमने टोटल इतना निकाला। तो इस सॉलिड एंगल से निकलने वाला फ्लक्स यानी चार्ज का रेशियो ये हमने निकाल लिया Q/5, यानी पहला कि H यदि 2r से बड़ा हो, r इज इक्वल टू इतना हो, तो 5 दिस हो, करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि दूसरा इंटरेस्टिंग है, देखिए यदि H 2r से बड़ा हो, 2r से बड़ा हो, ठीक है, और स्मॉल r छोटा हो, स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल r से, स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल r से। देखिए स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल R से, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा स्फीयर इसके अंदर आ गया, पूरा का पूरा स्फीयर इसके अंदर है, यानी टोटल चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है, टोटल चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है, टोटल चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है, यानी टोटल फ्लक्स जो सिलेंडर से निकलेगा Q/ε0 होगा। ओके, तो Q/ε0 यानी बी भी राइट होगा। तीसरा, यदि H छोटा हो, अब छोटा आ गया, देखिए अब एक दूसरा केस, इसमें कह रहा है कि इस तरह का स्फीयर है, रेडियस r और टोटल चार्ज Q। अब H स्मॉलर देन 8r/5, यानी H 2r से छोटा है, 2r से छोटा है, यानी जो सिलेंडर होगा इसके अंदर आ जाएगा दिस वे, और
स्मॉल आर इज इक्वल टू 3r/5, स्मॉल आर इज इक्वल टू 3r/5। ये देखिए 3r/5 भी स्मॉल आर आर से छोटा है, स्मॉल आर आर से छोटा है, यानी टोटल सिलेंडर इस स्फीयर के अंदर आ गया। अब टोटल सिलेंडर जब स्फीयर के अंदर आ गया तो स्फीयर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा तो स्फीयर पर चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, यानी इनसाइड चार्ज Q इज इक्वल टू 0। इस सिलेंडर के अंदर चार्ज 0, यानी टोटल फ्लक्स जो सिलेंडर को पार करेगा दैट विल बी 0, क्योंकि Q/ε0 होता है। तो इफ H इज इक्वल टू R इज देन दिस A रॉन्ग होगा, C रॉन्ग। डी, H यदि 2R से बड़ा है, अब देखिए H 2R से बड़ा है, चौथा केस, और स्मॉल r बड़ा है 4r/5 से, तो ए स्फीयर है और कह रहा है कि H ग्रेटर देन 2R और स्मॉल r इज ग्रेटर देन 4r/5। हाँ, तो फाई इज इक्वल टू Q/50, 5ε0 दिस। H बड़ा है 2R से, यानी सिलेंडर बाहर जाएगा, स्मॉल r बड़ा है 4r/5 से। अब देखिए 4r/5 से बड़ा है, बड़ा कितना हो सकता है, r बड़ा है, r बड़ा है, यानी r r के बराबर भी हो सकता है, यानी पूरा का पूरा ये इसको कवर करेगा। लेकिन उससे भी r यदि बड़ा हो जाए, r यदि उससे बड़ा हो जाए तो पूरे सिलेंडर को कवर करेगा। तो r यदि पूरे सिलेंडर को कवर कर लेता है, इस तरह पूरे सिलेंडर को कवर करता है, उस स्थिति में टोटल चार्ज इसके अंदर आएगा, यानी Q/ε0 इसका फ्लक्स होगा। लेकिन यदि स्मॉल r 4r और r के बीच है, यानी r इज ग्रेटर देन 4r/5 और स्मॉलर देन r और 4r के बीच है, उस स्थिति में यहां कट होगा, यानी दिस एंड दिस, इस तरह का होगा, दोनों तरफ से कट होगा। और इस स्थिति में फिर हम वहीं जाएंगे, तो r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू 4r/5 हम कर सकते हैं। अब 4r/5 करेंगे तो यहाँ पे हम एक कोण बनाएंगे, कोण का यहाँ एंगल थीटा होगा, ए जो स्मॉल r 4r/5, दिस 4r/5, और ए जो दिस, ओके, ये ज़्यादा हो गया, चलिए दिस इज, ये यही बनना चाहिए 4r/5, ठीक है। r 4r/5, यानी यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिस, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, यानी सॉलिड एंगल हम निकालेंगे, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2π1 - 3/5, दिस इज 2π इंटू 2/5, दिस इज 4π/5,
यानी अब यदि हम निकालते हैं तो चूंकि टोटल सॉलिड क्यू यदि चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो टोटल 4 पाई स्टेरेडियन में होता है, तो 4 पाई बाई 5 स्टेरेडियन में 4 पाई कैंसिल, दिस इज क्यू बाई 5 एप्सिलॉन जीरो होगा, यानी यह टोटल फ्लक्स होगा। और इसमें कह रहा है कि टोटल फ्लक्स इतना है, मतलब इसको गलत नहीं कह सकते हैं, पार्शियली ट्रू, दिस ऑल्सो ट्रू, पार्शियली ट्रू। हाँ, वो बात अलग है कि इस आर का वैल्यू यदि बहुत बड़ा हो जाता है, आर से भी बड़ा हो जाता है, आर से भी बड़ा हो जाता है, उस स्थिति में क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, 5 नहीं होगा। लेकिन यदि आर 4r/5 होता है तो उस स्थिति में इतना आएगा। ओके, तो आज का बस इतना ही। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने से ट्राई कीजिए, विशेष करके जो भी आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन हैं या जो स्टैंडर्ड बुक इनका डीसी पांडे सर का है, उसका एक एक न्यूमेरिकल आप प्रयास कीजिए अपने से बनाने का, और न्यूमेरिकल के थ्रू यदि कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, थैंक यू, आज का बस इतना ही, पढ़ते रहिए।